तो आज हम एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक असली हेडलाइन से प्रेरित कहानी बताते हैं। दिल्ली से गुजरात, पुलिस का 1100 किलोमीटर लंबा पीछा। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, एक चेज की नहीं है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, हिम्मत और जमीनी सूझबूझ मिलकर एक शातिर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि क्या हुआ से ज्यादा कैसे और क्यों हुआ। सही कहा। हम एक भागते हुए अपराधी के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। पुलिस के सामने क्या चुनौतियां थीं और कैसे एक छोटी सी गलती एक पूरे केस का रुख पलट देती है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है। नहीं, ये दिमाग का खेल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूर्वी दिल्ली की एक बारिश वाली रात से। इंस्पेक्टर रारो सिमंकी को कॉल आती है एक युवा महिला की, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और क्राइम सीन का जो मंजर था वो काफी परेशान करने वाला था। यहीं से पुलिस का काम शुरू होता है ना। हाँ, और पहले कुछ घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सबूत जुटाना, गवाहों से बात करना। और यहाँ उन्हें एक ही सुराग मिलता है, बहुत मामूली सा सुराग। हाँ, एक पड़ोसी ने किसी को भागते हुए देखा था, ग्रे हुडी, चेहरे पे मास्क और हाथ में काला डफल बैग। मतलब इस जानकारी से किसी की पहचान करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और जल्दी उन्हें पास के एक सीसीटीवी फुटेज से एक बड़ी कामयाबी मिलती है। और यहीं से केस खुलना शुरू होता है। हाँ, संदिग्ध की पहचान हो जाती है। अमित चौहान, 28 साल का एक इलेक्ट्रिशियन। और पता ये भी चलता है कि वो पहले से ही वांटेड था, मारपीट के 2 मामलों में, और अब उस पर रेप और मर्डर का शक है। लेकिन वो गायब हो चुका था। जब तक पुलिस उस तक पहुंचती वो निकल चुका था। और यहाँ अपराधी अपनी पहली और सबसे बड़ी चाल चलता है। वो शहर में छिपने के बजाय भागने का फैसला करता है। बिल्कुल, जो कि ज्यादातर अपराधी नहीं करते। वो किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमित ने सीधा शहर छोड़ने का रास्ता चुना। उसे लगा कि दिल्ली से जितनी ज्यादा दूरी होगी वो उतना ही सुरक्षित होगा। हाँ, और सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया कि वो सुबह 3:12 बजे एक मोटरसाइकिल पर शहर से बाहर निकल रहा था, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो मतलब पीछा शुरू हो चुका था। उसी पल से इंस्पेक्टर राघव की टीम, जिसमें 5 अधिकारी थे, 2 एसयूवीज में बैठकर उसके पीछे निकल पड़ती है। और वो भी बिना सायरन के। ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, ताकि अमित को कोई भनक ना लगे। उनका सफर गुड़गांव से होकर राजस्थान के रेगिस्तानी रास्तों तक पहुंच जाता है। इसे ही हम डिजिटल ब्रेड क्रम्स का सिद्धांत कहते हैं। डिजिटल ब्रेड क्रम्स? ये क्या है? मतलब अपराधी को लगता है कि वो भाग रहा है, लेकिन असल में वो अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ता जा रहा है। अच्छा, जैसे टोल प्लाजा, एटीएम, पेट्रोल पंप। बिल्कुल। पुलिस सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रही, वो इन बिखरे हुए डिजिटल टुकड़ों को जोड़कर एक तरह का नक्शा बना रही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये डिजिटल ब्रेड क्रम्स उन्हें कहां तक ले गए? हर कुछ घंटों में उन्हें एक नया सुराग मिल रहा था। टोल बूथ के कैमरे ने पुष्टि की कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे पर हैं। और यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत काम आती होगी, है ना? बहुत ज्यादा। पुलिस ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। हजारों गाड़ियों के बीच सिस्टम तुरंत उस खास मोटरसाइकिल की प्लेट को फ्लैग कर देता है। वरना तो घंटों लग जाते हैं। दिन लग जाते हैं। अच्छा, और आगे क्या हुआ? कहानी बताती है कि अमित ने नीमराना में पेट्रोल भरवाया, फिर कोटपुतली में एक दुकान से चिप्स खरीदे। लेकिन फिर उसने एक अजीब काम किया। हाँ, जयपुर बाईपास के पास उसने अपना हेलमेट फेंक दिया। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। हेलमेट फेंकने से उसकी पहचान कैसे छिप सकती है? ये एक घबराए हुए दिमाग का फैसला है। उसे लगता है कि वो अपनी पुरानी पहचान का हर हिस्सा मिटा रहा है, जैसे कोई अपनी चमड़ी उतार रहा हो। सही कहा। उसे लगता है कि हेलमेट उसे दिल्ली से जोड़ता है, लेकिन असल में ये एक और गलती है। कैसे? अब उसका चेहरा हर कैमरे में और साफ दिखेगा। भगोड़े अक्सर ऐसी छोटी छोटी तर्कहीन गलतियां करते हैं। डर और शायद थकान की वजह से। बिल्कुल, 36 घंटे से ज्यादा जागने का असर होता है। समझ गया। लेकिन फिर अजमेर के पास आकर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अमित अपनी मोटरसाइकिल छोड़ देता है। 1 मिनट, उसने अपनी मोटरसाइकिल क्यों छोड़ दी? वो तो भागने का सबसे तेज जरिया था। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली, उसे शायद लगा कि पुलिस उसकी मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रैक कर रही है, जो कि वो कर भी रही थी। हाँ। और दूसरी, हो सकता है मोटरसाइकिल में कोई खराबी आ गई हो या पेट्रोल खत्म हो गया हो। अच्छा। भागते हुए अपराधी के पास हर समस्या का समाधान नहीं होता। तो यहाँ से वो एक ट्रक में लिफ्ट ले लेता है। और ट्रक ड्राइवर बाद में पुलिस को बताता है कि उसने अमित जैसे दिखने वाले एक आदमी को उस सड़क पर उतारा था जो गुजरात की तरफ जाती है। हाँ,
और इसके बाद अगले 300 किलोमीटर तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ भी नहीं। वो जैसे हवा में गायब हो गया। 300 किलोमीटर, ये कैसे मुमकिन है? ये कोई गलती नहीं है, ये पुलिसिंग की एक असल चुनौती है। हाँ। जब तक वो मोटरसाइकिल पर था, डिजिटल निशान छोड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक अनजान ट्रक में बैठा, वो डिजिटल ग्रिड से बाहर हो गया। अब पुलिस सिर्फ अंदाजा लगा सकती थी। और ऐसे में तो टीम का मनोबल भी टूटता होगा। बिल्कुल। जब घंटों तक कोई सुराग नहीं मिलता तो लगता है कि शायद अपराधी हाथ से निकल गया है। तो फिर पुलिस ने उसे दोबारा कैसे ढूंढा? और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। पालनपुर, गुजरात के बाहर एक ढाबे पर पुलिस की टीमें मतलब हर जगह उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रही थी। हर ढाबे, होटल और गेस्ट हाउस में। और वहीं एक वेटर ने उसे पहचान लिया। और देखिए, यहीं पर पुराने जमाने की पुलिसिंग काम आती है। मतलब करोड़ों की टेक्नोलॉजी, ANPR सिस्टम, CCTV नेटवर्क, सब मिलकर अपराधी का पीछा कर रहे थे। लेकिन केस को तोड़ा एक ढाबे पर वेटर से की गई एक आम बातचीत ने। इसे ह्यूमन कहते हैं ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी आपको लोकेशन बता सकती है, लेकिन अपराधी का इरादा तो एक इंसान ही बताता है। और उस वेटर ने क्या बताया? वेटर ने पुलिस को बताया, हाँ, ये आदमी यहाँ आया था, बहुत बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अच्छा। उसने मुझसे तट की ओर जाने का रास्ता पूछा था। और सबसे जरूरी बात, क्या? उसने कहा कि उसे एक नाव पकड़नी है। नाव? हाँ, नाव। ये एक ऐसा सुराग था जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। मतलब वो देश छोड़कर भागने की फिराक में था। बिल्कुल। ये उसकी हताशा को दिखाता है। उसे समझ आ गया था कि जमीन पर वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। और इंस्पेक्टर राघव, जो ऐसे अपराधियों की सोच को समझते हैं, वो तुरंत जान गए कि उसका अगला पड़ाव कच्छ हो सकता है, जहां से समुद्र के रास्ते भागना मुमकिन है। सही कहा। राघव ने अपनी टीम को कहा, तैयार हो जाओ, ये आज रात खत्म होगा। अब ये पीछा सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं था। नहीं, अब ये उसे देश से भागने से रोकने की एक दौड़ बन चुका था। और फिर आता है अंतिम टकराव। सूरज ढल रहा है और अमित कच्छ के रण के किनारे पहुंचता है। चारों तरफ मीलों तक फैली सफेद नमक की जमीन, बिल्कुल सुनसान। वो एक सूनी सड़क पर अकेला चल रहा है। उसे लग रहा है कि वो आखिरकार पुलिस की पहुंच से दूर आ गया है। उसे लगा होगा कि अंधेरा उसे छिपा लेगा। इस मोड़ पर एक अपराधी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अब वो आजाद है। लेकिन साथ ही उसका दिमाग और शरीर दोनों जवाब दे चुके होंगे। वो शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह टूट चुका होगा। लेकिन उसकी आजादी कुछ ही पलों की थी। तभी उस अंधेरे और खालीपन को चीरती हुई हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। एक के बाद एक पुलिस की SUVs का काफला। और अमित वहीं जम जाता है। इंस्पेक्टर राघव गाड़ी से बाहर निकलते हैं और शांति से कहते हैं, खेल खत्म हो गया अमित। इस पल में अपराधी के पास दो ही रास्ते होते हैं, लड़ो या भागो। और वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो पूरी तरह थक चुका था। उसकी आखिरी दौड़ सिर्फ एक हताश कोशिश थी। उसे भी पता था कि वो पकड़ा जा चुका है। हाँ। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। टीम की एक सदस्य कांस्टेबल पूजा मीणा उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती हैं। और उसके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं। 1100 किलोमीटर का पीछा गुजरात के सुनसान कोने में आकर खत्म होता है। और यहाँ टीम वर्क की अहमियत साफ दिखती है। इस पूरे ऑपरेशन में हर किसी का अपना रोल था। टेक्नोलॉजी ने रास्ता दिखाया, ह्यूमन ने इरादा बताया, और टीम के हर सदस्य ने बिना थके अपना काम किया। और आखिरी पल में एक महिला कांस्टेबल का अपराधी को पकड़ना, ये दिखाता है कि ऐसे ऑपरेशन किसी एक हीरो की वजह से नहीं, बल्कि पूरी टीम के मिले जुले प्रयास से कामयाब होते हैं। सुबह होती है और पुलिस का काफिला वापस दिल्ली के लिए रवाना होता है। 1100 किलोमीटर, 2 राज्य और 36 घंटे बिना सोए। दिल्ली पहुंचने पर पीड़िता का भाई पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जो वो अमित को हथकड़ियों में देखता है तो बस इतना ही कहता है, शुक्रिया। हार न मानने के लिए शुक्रिया। ये पल किसी भी पुलिस वाले के लिए शायद सबसे बड़ा इनाम होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि कहानी बताती है, इंस्पेक्टर राघव कोई जश्न नहीं मनाते। वो चुपचाप केस की फाइल अपनी अलमारी में रख देते हैं। ये जीत नहीं है, ये एक कर्तव्य का अंत है। और हर केस अपने पीछे एक बोझ छोड़ जाता है। कहानी के अंत में राघव खुद से कहते हैं, हम अपराधियों का पीछा शोहरत के लिए नहीं करते, हम उनका पीछा इसलिए करते हैं ताकि मासूमों को अकेले न भागना पड़े। ये पंक्ति, ये इस पूरी कहानी का सार है ना? बिल्कुल। ये दिखाती है कि न्याय सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में एक सुरक्षा और विश्वास की भावना को बनाए रखना भी है। ये उस पुलिसिंग के मानवीय पक्ष को दिखाता है जो अक्सर आंकड़ों और सुर्खियों के पीछे छिप जाता है। हाँ, राघव के लिए ये एक और केस है,
लेकिन इसका बोझ वो हमेशा महसूस करेंगे। तो इस पूरी कहानी और चर्चा से क्या सीखने को मिलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में कोई भी पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिटल या इंसानी सुराग छोड़ ही जाते हैं। और ये हमें अपराधी के मनोविज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, उसका भागना ही उसके पकड़े जाने का रास्ता बना देता है। उसकी हर हरकत, चाहे वो पेट्रोल भरवाना हो या किसी से रास्ता पूछना, हर गलती उसे पकड़वाने के और करीब ले आती है। वो दरअसल भाग नहीं रहा होता, वो बस अपनी गिरफ्तारी को कुछ घंटों के लिए टाल रहा होता है। बिल्कुल। और ये सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है, क्या सच्चा न्याय सिर्फ अपराधी को पकड़ने में है या उस अपराध को होने से रोकने में है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर विचार करने के लिए हम इसे यही छोड़ते हैं।